नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं पता है उसके नोट्स बनाइए, डेली उनका रिवीजन करिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। 30 लाइक्स का टारगेट है लाइक मोटिवेशन के लिए। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। देखिए, अभी हाल ही में यूपी की एलटी ग्रेड की जो भर्तियां निकली हैं 7,800 के करीब, उसके विषय में मैं आपको वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिया है। मतलब आज मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है। जीएस हो या फिर सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने खास यूपी पीएससी को पैटर्न में ध्यान में रख करके ही मैं आपको जीएस की प्रिपरेशन कराऊंगा। हम सभी को पता है कि यूपी एलटी ग्रेड में जीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं और हर व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है। और जो 120 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो 30 क्वेश्चंस में जो कि 60 नंबर का पेपर हो गया, टोटल 2 नंबर का है क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चंस, मेरा वादा है कि आप 60 में से 50 से 55 क्वेश्चन सही कर पाएंगे अगर आप तैयारी हमारे साथ करते हैं। ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं डेली आपको एलटी ग्रेड से संबंध में वीडियो दूंगा। अभी आपके पास नवंबर के लास्ट वीक तक और दिसंबर के स्टार्टिंग तक आपके पास समय है, क्योंकि यही इसका एग्ज़ाम का डेट होगा। ठीक है, और ये आगे भी बढ़ सकती है, तो इसलिए अभी से शुरुआत कर देंगे पढ़ाई की, तो आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रगतिशील कक्षा का एक पूरा टॉपिक है सिलेबस में, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीधा सीधा बात है कि प्रगतिशील कक्षा का मतलब क्या होता है। अगर ये पता हो जाए कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसका अर्थ क्या है, तो देखिए, और इसके अर्थ नहीं बदलेगा लेकिन ऑप्शंस आपको बदलते रहेंगे। बस आपने एक मतलब अर्थ समझ लिया तो आपके लिए उतना काफ़ी है। आपको सिर्फ केवल कुछ की पॉइंट्स ढूंढने हैं। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ केवल कीवर्ड्स ढूंढिए। आप इसका मतलब लिखिए और इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, बस इतना ही काफ़ी है आपको आंसर्स लगाने में। अब देखिए, प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। तो शिक्षक के निर्देशों, टीचर के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना का निर्माण किया जाता है, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय। अब भाई देखो, निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण तो नहीं हो सकता, मतलब सोते रहो, बैठे रहो चुपचाप, ऐसे क्या ज्ञान का निर्माण होगा? नहीं। तो भाई विद्यार्थी के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण होता है, ये होता तो बिल्कुल सही हो जाता। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, दोहराव, रटना, ये सारी चीजें प्रगतिशील के काम में नहीं आती हैं। अब यहाँ पे शिक्षक के निर्देशों के अनुसार काम होता है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो प्रगतिशील कक्षा के लिए वो है बच्चों के द्वारा ज्ञान के संरचना का निर्माण होता है। प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, बच्चा स्वयं से सीखने का प्रयास करता है, स्वयं से कार्य करता है, स्वयं से सीखने का प्रयास करता है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्वयं ढूंढने का प्रयास करता है। तो तभी जब स्वयं से कोई भी कार्य करेगा तभी तो उसकी ज्ञान की संरचना के निर्माण होगा। भाई अगर मान लीजिए मुझे कुछ सीखना है और हर दिन मुझे कोई डेली ये काम बताए, तो मैं कभी नहीं सीख सकता। कभी ना कभी तो मुझे स्वयं से उस कार्य को लेकर के बैठना पड़ेगा। जब मैं अपने स्वयं से करूंगा और मैं उसमें कुछ फंस जाऊंगा, कहीं सॉल्यूशन में कोई दिक्कत होगी, तो मैं फिर से दोबारा किसी से सहयोग मांगूंगा, फिर वो मुझे थोड़ा सा सहयोग देगा, बताएगा, फिर मैं काम करूंगा, तो मैं और बेहतर तरीके से सीख पाऊंगा। यही इसका मूल अर्थ निकलता है। ठीक है, बस इतना बात आप समझ ही लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है? अब देखिए, कोहलबर्ग पूरा एक टॉपिक दिया गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक विचार है। तो देखिए, कोहलबर्ग ने, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये एक बात होना चाहिए। दूसरा, नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 चरण दिए थे। इसमें 3 चरण दिए थे। एक तो था प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, ये प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सभी चरणों के, उसके हर चरण के 2 उपचरण भी हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो 2 उपचरण, या तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 चरण होते हैं और उन चरणों के 6 स्तर होते हैं।
प्रत्येक चरण के 2 स्तर होते हैं, तो टोटल हो गया 6 स्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो है हमारा कोलबर्ग का प्रॉपर एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारा थ्योरी वीडियो भी है और मैंने क्वेश्चनिंग वीडियो भी कराया है। आप उसको देख लेंगे तो आपका पूरा भला हो जाएगा। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो देखिए, जो 3 चरण होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस चरण में बच्चे में नैतिकता नहीं होती है, तो देखिए एक ऐसा चरण है, पहला चरण बच्चे में नैतिकता नहीं होती, तो नैतिकता उसको बाहर से दी जाती है। कहाँ से दी जाती है? बाहर से नहीं दी जाती है। नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, ये कह सकते हैं। नैतिकता नहीं होती है, तो नैतिकता जब नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगी? बाहर से मिलेगी। बाहर का मतलब होता है उसके माता पिता उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। माता पिता, उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार अच्छी बातें उसको सिखाएंगे कि बेटा ये नहीं, गलत बात होती है, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, है ना। तो ये मूल अर्थ निकलता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बच्चे के अंदर अंदर नैतिकता आंतरिक रूप से मौजूद होती है, मतलब नैतिकता अब आ गई है बच्चे के अंदर, तो नैतिकता अगर बच्चे के अंदर है तो वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, तीसरे नंबर का स्टेज में। मतलब बच्चे के अंदर वो सही और गलत समझने लग गया है, सही और गलत का समझ जाता है कि क्या गलत है, क्या नहीं करना है, क्या सही करना है, ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको सामान्य रूप से देखने को मिलेगा। बाकी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छे तरीके से इन 6 स्तरों के नाम याद कर लीजिए। हर स्तर में कौन सा बच्चा कैसे गुण को प्रदर्शित करता है ये याद कर लीजिए। पहली बार भी दे रहे हो या चाहे 10वीं बार एग्जाम दे रहे हो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक जो है बुद्धि, जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, का संबंध किस चीज से? तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है उसका संबंध है व्यक्ति के भावनाओं की पहचान से और उनके सही रूप से प्रबंधन के। अब मान लीजिए आप इमोशन है प्रेम में, अब प्रेम में सब कुछ गंवाने और लुटाने के लिए मौजूद है, तो ये जो है प्रबंधन सही नहीं माना जाएगा। अब आजकल देखिए, प्रेम में पड़ी हुई लोग, लड़की हो या स्त्री हो या कह लीजिए अपने पति तक को मारे दे रही है, कोई ड्रम में गाड़ रही है, तो कोई जो है पहाड़ से काटे दे रही है, फेंके दे रही है, तो कोई गुंडा बुला करके मरवाए दे रही है, तो कोई जो है नए नए तरीके से जो है कुछ ना कुछ कर रही है, ठीक है। तो प्रेम में तो यही होता है, भावनाओं की सही पहचान और उनका सही रूप में प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। और जिसका ये प्रबंधन नहीं कर पाया, वो उसकी इंटेलिजेंस जो होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, वो बिल्कुल दो गौड़ी का है। तो ये जितने भी आप प्रेम में जो है कांड हुए देखते हैं या फिर जो है हत्याएं देखते हैं, ये सब इमोशन इंटेलिजेंस का फेलियर कह सकते हो, ठीक है। बस इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार ठोस क्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, किस आयु में आती है? तो देखिए, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्थान जो है दिया था। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का इसे सिद्धांत कहते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने होते हैं? तो इसके 4 चरण होते हैं। एक तो पहला चरण है सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसे कहते हैं पहला, है ना। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथा अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो जो तीसरा स्टेज है, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस क्रियात्मक अवस्था, वो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा जो है मूर्त रूप से चीजों को समझने लगता है, मैथमेटिकल गणनाओं को करने लगता है, मैथ्स के गणनाओं को करने लगता है, रिवर्सिबल जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, उनके थ्योरीज को समझ लेता है। जैसे काउंटिंग पूछ लो कि 100 से क्या होता है, 100 से 1 तक की काउंटिंग सुना देंगे। जेड से लेकर के ए तक जो है अल्फ़ाबेट लेटर्स का जो है काउंटिंग कर लेंगे, है ना। एक काका गाघा अंगा का भी तो ध्यान से कर लेगा कि आहा से
आ से आहा तक होता तो आहा से आ तक कर लेंगे। तो रिवर्सिबल क्वेश्चंस को भी वो सॉल्व कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन, गुणा, जोड़, घटाव, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। मतलब लड़कियों का हस्तलेखन है ना, हैंड राइटिंग जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि पुरुष जो है गणित और तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। तो ये कथन कैसा है, सही है, क्या है, इसमें क्या लगता है आपको? तो ये क्वेश्चन तो देखिए कह रहा है कि लड़कियां बहुत अच्छा राइटिंग में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मैथमेटिकल गणनाओं की बात करें, तर्क करने की बात करें, तो उसमें पुरुष अच्छे होते हैं। तो ये देखिए, ये पूर्णतः सत्य है कि अब कम है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बिल्कुल ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ना कि ये प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, ना ये बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। अगर लड़का और लड़की में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लड़का लड़की में भेद वाले क्वेश्चन हो कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की ये कर सकती है, लड़का कुछ भी हो, यहां तक कि अंतरिक्ष में जाने से लेकर के, बम बनाने से लेकर के, घोड़ा दौड़ाने से लेकर के, क्रिकेट खेलने से लेकर, संगीत से लेकर, डांस से लेकर, किसी भी क्वेश्चन में मतलब डिफ्रेंशिएट किया जा रहा हो लड़का और लड़की में, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है लड़का और लड़की में भेद करना पौराणिक जो है बातों के आधार पर। पूर्वाग्रह को अपने मन में बनाए बैठे कि अरे लड़का लड़की एक जैसे नहीं होते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियां जो है अब तो 22-25 साल में शादी हो जाएगी तो क्या इंजीनियरिंग कराना। तो कई पेरेंट्स आज भी, जैसे हमारे घर के बगल में एक लड़की है जो अभी ग्रेजुएट, सॉरी अभी जो है उसका इंटर हुआ था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। अब उसके क्या है, फादर जो है मतलब है तो विचार से जो है नौकरी करते हैं, एक अच्छी नौकरी करते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी करते हो। उसके जो है लड़का जो है एक, वो इंजीनियरिंग कर रहा है और लड़की भी चाहती है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन उसके फादर इंजीनियरिंग नहीं कराना चाहते। तो बहुत तो हुआ कि भाई मैं तो पढ़ाता था चीज़ें, तो कई बार जो है उसने हमसे ऐसे ही, हम लोग गेट के बाहर खड़े थे तो उन्होंने पूछा कि सर भैया जो है देखिए ये पापा ऐसा कर रहा है। तो हमने उनको समझाया कि भाई अंकल पढ़ाइए, आपके लिए अच्छा होगा। अरे भैया क्या पढ़ाना है बेफालतू में, आजकल देख रहे हो 2 लाख रुपए से नीचे इंजीनियरिंग नहीं होता है, हमारा 8 लाख रुपए लग जाएगा, और जो है वैसे भी शादी हो ही जानी है, फिर लड़का वाले तो कभी भी नौकरी थोड़ी ना कराते लड़कियों को। तो ऐसी विचारधारा जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित होता है। ठीक है, तो बड़ा समझाने के बाद जो है डिसाइड ये हुआ कि अगर लड़की को कंप्यूटर से नॉलेज उसको चाहिए था, वो कह रही थी कि मैं कंप्यूटर साइंस से करूँगी, तो बहुत समझाने के बाद हुआ क्या कि भैया उसको BCA और MCA का जो है मैंने जो है टारगेट दिया कि भैया पहले BCA करा दो, फिर उसको MCA करा दो, इससे वो प्राइवेट में नौकरी लग जाएगी और पैसा आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा, उसके आधे से भी कम कीमत में आपका BCA और MCA शायद कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इसका काम बन जाएगा, BCA में अच्छे नंबर लाएगी तो BCA में नौकरी है। तो इस तरीके से बात हुई और ये बाद में कानपुर के एक्सिस कॉलेज से उसने स्टार्ट किया। तो इस तरीके के जो है चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक क्या है? तो सीखना एक आनुवंशिकीय प्रक्रिया नहीं है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया। तो देखिए व्यक्ति जो है पूरे जीवन काल सीखता है, कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है, चाहे वो घर की गृहिणी क्यों ना हो। घर की गृहिणी भी तो कभी ना कभी डेली जीवन काल सीखती रहती है। अब उसने आज मान लीजिए वो खाना बनाना कुछ नए तरीके से नहीं जानती है, वो खाना बनाना वही पुराने विधि से जाती है। एक नई विधि आई कि भाई ऐसे सब्जी बनाओ तो बहुत टेस्टी आती है, तो उसने कुछ ना कुछ सीखा। उसने देखा कि सब्जी में जो है ये मसाले और एक्स्ट्रा मिलाने से और से टेस्टी बनती है, या ढोकला भी मैं बनाऊं। अब जो अगले साल उसने सीखा कि मोमोज भी बनाने लग जाऊं, फिर सीखा तो डोसा भी बनाने लग जाओ। तो ये सारी तो जीवन पर्यंत उसका सीखना चलता ही रहता है। किसी भी व्यक्ति की हम बात करें तो अनुवांशिकी एक जीवन पर्यंत चलने वाली, सॉरी अनुवांशिकी कह रहे, माफ कीजिएगा, सीखना जो है लर्निंग जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है ना। तो हम कह सकते हैं कि जीवन आजीवन चलने वाली, मतलब जन्म से शुरू होती है उसका व्यक्ति का सीखना और उसके मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब वोम्ब टू से शुरू होती है और टॉम्ब तक चलती है। ठीक है, टॉम्ब का मतलब होता है कब्र। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इन चीजों को। चलिए, रचनावाद के अनुसार अधिगम होता है।
तो रचनावाद का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? तो इसका मूल अर्थ है कि रचनावाद में बच्चा जो होता है उसमें अधिगम जो है वो सक्रिय रूप से होता है। अब रचनावाद का मतलब हो गया सक्रिय रूप से हो गया, इसका मतलब है कि बच्चे को स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, स्वयं से। तो यहां पे बच्चा जो है अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढने का प्रयास करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ही ढूंढने का प्रयास करता है। यही इसका मूल अर्थ है रचनावाद का। ठीक है, तो स्वयं से कार्य करेगा तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट लगेगा तो सीखने की क्षमता भी उसकी बढ़ेगी, है ना, ये सारी चीजें होंगी, और इंटरेस्ट भी जगेगा। तो ये सारी चीजें होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सक्रिय भागीदारी और स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, रचनावाद में संबंध होता है ना, अपने खुद ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है, कार्य में उसको इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखना है इन बातों को। स्कैफोल्डिंग शब्द का संबंध क्या है? तो देखिए ये शब्द तो वैसे कॉमन शब्द है, लेकिन इस शब्द का जिक्र आपको मिलता है वाइगोत्स्की के शब्द के थ्योरी पढ़ते हुए। तो वाइगोत्स्की ने ये शब्द जो है को डिफाइन किया है। तो इस शब्द का मतलब है कि बच्चा जो है कोई भी कार्य मान लीजिए करता है, जैसे बच्चा एक साइकिल चला रहा है। अब साइकिल चलाने की प्रक्रिया में पिता क्या होता है, पिता हो या माता हो या कोई भी हो, बच्चे की साइकिल को पीछे से पकड़ लेता है और बच्चा उस साइकिल में बैठता है। फिर बच्चा पैडल मारना शुरू करता है, थोड़ा सा बैलेंस बनाता है, तो पिता क्या करता है, थोड़ी देर 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए वो छोड़ देता है। फिर देन उसके बाद देखता है कि बच्चा डगमगा रहा है, तो फिर से उसको पकड़ लेता है साइकिल को, फिर से जो है थोड़ा सा जो है चलाता है लड़का, फिर से उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पे इसका फोल्डिंग का मतलब होता है सहायता प्रदान करके सीखने में सहायता करना। ठीक है, सहायता प्रदान कर सीखने में सहायता करना। तो ये इसका फोल्डिंग एक तरीके से हमें जो है टेम्परेरी मदद, अस्थाई मदद की याद दिलाता है। अस्थाई मदद लिख दीजिए बस। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को अस्थाई हेल्प करना ना, टेम्परेरी हेल्प करना। टेम्परेरी हेल्प करने के बाद जो है डे बाय डे जब आप उसकी ऐसे हेल्प करते हैं तो वो धीरे धीरे उस कार्य को सीख जाता है। फिर वो कार्य उसको कभी भी उस चीज़ की ज़रूरत, जैसे अब हम जब बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं तो बच्चा भूलता है, फिर हम बैठते हैं कि बोलो ABCD, तो ABCD पढ़ता है, बोलता है और वो बीच में भूल जाता है या 2-4 अक्षर छोड़ भी देता है, तो आप फिर से उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं और फिर उस बार उसको आप सही अक्षर भी बताते हैं कि बेटा C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, फिर वो बोलता जाता है। ऐसे डे बाय डे हेल्प करने से वो चीज़ें को जो है सही रूप में पेश करने लग जाएगा, मतलब ABCD सही से बताने लग जाएगा। तो बस इसी की बात हो रही है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग और सेम ही अस्थाई यही सहायता प्रदान करके सीखने को हम ZPD भी नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, ZPD जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे के कार्य जो है वो उसके बस का नहीं है, उसमें उसको थोड़ी सी मदद की जरूरत है, उसी को कहते हैं ZPD। मतलब कार्य उसके अकेले का बस का नहीं है, उचित तो सहयोग दिया जाए तो वो कार्य उसके लिए सफल हो जाएगा, तो उसे ZPD कहते हैं। और एक और शब्द का जिक्र होता है MKO, मैं बता देता हूं, तीनों शब्द याद होने चाहिए। मोर नॉलेज अदर्स, मतलब जो भी कार्य कर रहा है वो उसके बस का बिल्कुल भी नहीं है, बिना किसी की मदद के वो कार्य कर ही नहीं सकता, और उस कार्य को तभी वो कर सकता है जब उससे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति उसके पास मौजूद हो। जैसे अब आपको सीटेट पढ़ना है, अब सीटेट पढ़ना है तो आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सीटेट में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ूं यार, क्या क्या टॉपिक है, ये स्कैफोल्डिंग क्या है। तो आपसे जो नॉलेज ज़्यादा रखता है ना, वो आपको बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैं MKO को जो है वो कर रहा हूँ, तो MKO यहाँ पे मोर नॉलेज अदर्स, तो मैं यहाँ पे हो गया। ठीक है, अस्थाई हेल्प भी मैं कर रहा हूँ, पेपर्स आपको करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक जो है भिन्नता क्या है, विभिन्नता क्या है? तो व्यक्तिक भिन्नता मतलब हर बच्चा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, उसके गुण अवगुण सब कुछ अलग है, उसके सीखने की क्षमता अलग है, उसका मानसिक विकास अलग प्रक्रिया से हुआ है, उसका सामाजिक विकास अलग से हुआ है, उसके शारीरिक ग्रोथ अलग तरीके से है, उसकी क्षमताएं अलग है, सारी चीजें। तो इसी को हम कह सकते हैं व्यक्तिक विभिन्नता।
हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, भले ही चाहे एक ही माता पिता से उत्पन्न बच्चे हो। एक बच्चा आपने देखा है कि माता पिता से उत्पन्न दो बच्चे, एक बच्चा हष्ट पुष्ट है और दूसरा दुबला पतला है, वो कह रहा है कि अरे यार फिर भी माता पिता अच्छे हैं, हेल्दी हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं देखो ये खाता है इसके लगता ही नहीं है, दूसरा वाला हवा भी फाँक ले, हवा भी खींच लेता है तो भी उसके लग जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है, व्यक्तियों के मध्य जो है शारीरिक मानसिक संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता, इसके अलावा भी और भी चीजें है ना, वो सारी चीजें, नैतिकता भी अलग हो सकती है भाई, नैतिकता के जो पाठ हो सकते हैं वो सही और गलत के अपने अपने तरीके हैं। एक हो सकता है कि बिल्कुल ही कभी जीवन में मैं गलत नहीं करूंगा चाहे मेरा मौत आ जाए, एक अगर भैया मौत आएगी तो मैं तो भैया पूरा बेच डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ सारी चीजें हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिकता की बात हो, हर चीज में व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ZPD, ये सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने। इसके साथ साथ MKO भी दिया था और इसका फोल्डिंग शब्द भी दिया था। अब देखिए, इसका फोल्डिंग को पाड़ भी कहते हैं या फिर मचान भी कहते हैं, ठीक है। MKO तो वही जो शब्द है वो MKO, मोर नॉलेज अदर्स। ZPD का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, पहले ही मैं आपको पूरी चीज़ें डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पे बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 2024 में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का या के मानदंड है। तो अधिगम के अच्छा मूल्यांकन का मानदंड क्या हो सकता है? तो जो भी आप सीख रहे हैं, लर्निंग जो भी आपने सीखा उसका मानदंड की बात हो रही है। तो ये युक्ति संगत होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, तुलनीय होते हैं, अच्छे उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो मानदंड होते हैं, मूल्यांकन जो होते हैं, वो युक्ति संगत होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं कि भाई किस मानक के आधार पे हमने मूल्यांकन किया है, तो हमने बताया कि उसको ये होता है, ऐसे ऐसे हमने ये मानक दिए थे, उसके आधार तो विश्वसनीय है, ठीक है। जैसे हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको जो है मूल्यांकन का इस तरह के भैया 11वें क्वेश्चन का आप मूल्यांकन कीजिए। तो हमने कहा देखिए युक्ति संगत होते हैं, तो मैं युक्ति संगत कैसे होता है कि मूल्यांकन के बारे में मैं एक थ्योरेटिकली बात बताऊंगा, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई नहीं, जो बात ये कह रहे हैं वो सही है ना, उठ पटांग बात तो नहीं कह रहा। विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इन चार में से मैंने सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से डिफाइन किया कि भैया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर यही है। तुलनीय होते हैं, भाई दूसरी चीज़ों से तुलना भी की जा सकती है। मूल्यांकन, भाई कि देखो मैंने ये जो मूल्यांकन किया है इस प्रश्न का मूल्यांकन दूसरे प्रश्न से अलग है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन ये, तो तुलनीय होते हैं। तो आंसर यहाँ पे जो है डी है, ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे डी है, ठीक। अब एक बात याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सामान्य से होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चे ने क्वेश्चन ये गलत किया है, ठीक है। जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने एक बच्चे से ऐसे ही रैंडम पूछ लिया, अब उसके हो सकता है कि वो पहली बार आया हो, मुझे ये बात ध्यान नहीं है, लेकिन ये बात मुझे अभी याद है कि ये क्वेश्चन मैंने कराया था और वो गलत कर दिया था। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, मुझे भरोसा है कि आप लोग ये क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसका मूल उद्देश्य होता है छात्रों को मौखिक ज्ञान देना, बच्चों को रटना सिखाना, बच्चों की सक्रिय भागीदारी या परीक्षा की तैयारी करना। परीक्षा की तैयारी कराना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रटना रटाने वाला कोई काम नहीं, ठीक है। छात्रों को मौखिक ज्ञान देना ये भी नहीं हो सकता। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम बच्चे से एक्टिविटी कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा जब स्वयं से कार्य को करे तो बेहतर तरीके से सीखे, लंबे समय के लिए सीखे और हमेशा के लिए, लंबे समय का मतलब हमेशा के लिए वो सीख जाए। तो हम बच्चे को स्वयं से कार्य करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जैसा कि मैंने रचनावाद वाले सिद्धांत में बताया था। तो रचनावाद और का मूल अर्थ मतलब बड़ा रूप में यही है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए बच्चे के अंदर रचनावाद का जो है गुण भरना। रचनावाद का गुण में क्या होता है कि बच्चे को हम सक्रिय रूप से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सक्रिय रूप से कैसे होगा? तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है। कुछ भी पढ़ाएंगे पहले ही कमांड कर देंगे कि देखो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं स्टोरी के बाद मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना।
आपको मैं एक सॉन्ग बोलने जा रहा हूं, आपको मेरे साथ बोलना होगा। आई कैन स्पेल नंबर वन, ONE नंबर वन। ऐसे गीत गाऊंगा मैं, है ना। ऐसे गीत गाऊंगा, बड़ा से आम, बड़ा रसीला आम, है ना। और सभी फलों का राजा आम, काटो चूसो ताजा आम, सभी फलों का राजा आम। तो ऐसे बच्चे जब पढ़ेंगे और फिर मैं पूछूंगा फलों का क्या है ये, राजा आम, ऐसे बच्चे। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं, तो एक्टिविटी से कराएंगे हम चीजों को, ठीक है। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, और वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो है 30 लाइक्स का टारगेट है। टारगेट को अचीव करने में हम सभी एक दूसरे को जो है मदद करिए। और कोई भी कमी हो, आप हमसे कुछ भी बात कहना चाहते हैं, आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर कमेंट कर, देखिए मैं जो भी कमेंट होता है मैं सबको कमेंट का जो है आंसर ज़रूर देता हूँ, उत्तर ज़रूर देता हूँ। कई बच्चे जो है मुझसे कहते हैं कि सर इंग्लिश में जो है वीडियो भी प्रोवाइड करिए, क्वेश्चंस इंग्लिश में भी प्रोवाइड करिए। देखिए बात यह है कि मैं ना, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ, जितना मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, वो यही हो सकता है कि भाई मैं या तो इंग्लिश में दूँ या तो हिंदी में दूँ। और मेरे पास जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो मैं इसलिए देता हूँ कि भाई हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस देता हूँ, हिंदी में क्वेश्चन देता हूँ, आपको हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, हिंदी में सिखाता हूँ, है ना। सारी चीज़ें होती हैं, और ज़्यादातर मोस्टली टीचर आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ज़रूर देते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना, चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, वो चीज़ें उसको। देखो एक और बात है, हिंदी में पढ़ने में आपका फ़ायदा ये है कि आपको हिंदी पेडागोजी के भी को आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश के चक्कर में पढ़ेंगे, कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश में आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बताता ही जाता हूँ कि इसको इंग्लिश में याद कर लेना। बाकी कुछ शब्द हिंदी वाले हैं जो उनको आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका मतलब यही होता है, तभी आप जो है। हिंदी पेडागोजी से सरल कुछ भी नहीं है मुझे लगता है। हिंदी पेडागोजी में 30 में 30 जो है क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि सीडीपी में तो चांसेस है कि 30 में 28 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन ह्यूमन एरर में हो सकते हैं कि यार भूल गया था इसका फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, मैं भूल गया था क्वेश्चन का समझ, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा को हार्ड किया जा सकता। हिंदी तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है फिर भी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, या केवल जो है व्यावसायिक शिक्षा, केवल हटा दो तुरंत, विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए कि किसी और स्कूल में भैया पढ़ा लो, यहाँ पे हमारे स्कूल में कम बच्चा ला रहा है नंबर, बताइए तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। या फिर पेरेंट्स ये सोचें, या उसे जो है कूट कूट के धर धर के मुर्गा बना दो, कुर्सी बना दो। मेरा तो टीचर हमें जो है कुर्सी बना देता था, है ना। कुर्सी बना मतलब दीवार की तरफ जो है कुर्सी की तरफ बैठ जाओ, आधा तो टांगे में जो है इतनी तो जान होती नहीं थी, दुबले पतले तो थे, तो दम ही नहीं रहता था, तो इस तरीके का दंड देता था। या फिर वो डस्टर को पीठ में जो है मतलब नीचे करता था, पीठ में धर से जो है डस्टर डस्टर मारता था, और ये जो एल्बो है हाथ का जो कोनी है उसमें डस्टर मार देता था, झन्ना जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारी। एक बार क्या हुआ कि मैं आपको एक फ़नी बात बताता हूँ, फिर आगे आंसर है यहाँ पे ए। एक बार फ़नी बात है कि मेरा नहीं, मेरी क्लास में एक लड़का था जो कि हमें नहीं पता था कि उसके हाथ के एल्बो का ऑपरेशन हुआ है, उसके रॉड पड़ी होगी। और हमारे जो टीचर थे उसने क्या किया कि उस मैथ के टीचर थे, उसने उसको झुकाया और दे पीठ में दे के, और उसके डस्टर एक कोनी मार दिया तो उसके जो है वो जो क्या बोलते हैं रॉड पड़ी थी वो झन्ना गई तो वो तकलीफ में हो गया तो बहुत बुरा। फिर जो बवाल हुआ स्कूल में, वो देख के मुझे बड़ा सुकून हुआ कि कम से कम ये तो बवाल टला एक चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि मापन के लिए आईक्यू का सूत्र किसने दिया था। तो देखिए आईक्यू का जो सूत्र है वो दिया था टर्मन ने। ऑप्शन यहां पे ध्यान रखिएगा, आईक्यू का सूत्र टर्मन ने दिया था। अब टर्मन ने कौन सा दिया था, तो आईक्यू का जो सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ठीक है। मेंटल एज मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बस आपको या फिर आईक्यू दिया होगा, सीए दिया होगा तो आपसे मेंटल एज पूछेगा, या फिर आपको देगा मेंटल एज दिया होगा, सीए दिया होगा तो आपसे पूछेगा कि आईक्यू निकालो, या फिर आपसे पूछेगा कि सीए निकालना होगा
तो आपसे मेंटल एज दिया होगा और आईक्यू दिया होगा, बस यही होगा। इतने ही 3 चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो है द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने क्या है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी फैक्टर को कहते हैं सामान्य फैक्टर और एस फैक्टर को कहते हैं विशिष्ट फैक्टर। प्रत्येक व्यक्ति में समान बुद्धि के अतिरिक्त, देखिए हर व्यक्ति में हम सभी जानते हैं कि सामान्य बुद्धि होती है, एक जनरल बुद्धि जो हम डेली जो हम जीवन में जो कार्य करते हैं ना, रटंत विद्या वाले, कि जो हम जीवन में ऐसे करते रहते हैं ना कि भैया ऑफिस से घर, घर के छोटे मोटे काम, ये सब चीजें और ये सारे करते हैं, तो ये सामान्य बुद्धि में आता है। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर कुछ जो है विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं, कुछ ना कुछ तो होती हैं। तो एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं भी हो सकती है। वे विशिष्ट योग्यताएं क्या हो सकती है, तो भाई वो हो सकता है कि वो मैथ में अच्छा हो, वो सिंगिंग में अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग में अच्छा हो, है ना, वो जो है आर्टिस्ट हो, आर्ट बनाने में अच्छा हो। तो जैसे कि हम देखेंगे हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो खाना बनाती हैं, तो वो जनरल जो है बुद्धि में आ गई। लेकिन कुछ जो है महिलाओं को आर्ट भी बहुत अच्छी आती है, बहुत बढ़िया ड्राइंग बना लेती हैं, घर के में रंगोली बना लेती हैं, तो ये सब आर्ट है। घर को अच्छे से संभालती है, खाली स्थान में क्या रखना है, कौन सा पर्दा रखना है, कौन सा पर्दा नहीं लगाना है, यहाँ पे कौन सा अच्छी लगी, वो सब चीज़ें कर लेती हैं। कैसे घर को डेकोरेट करना है, ये सब भी कर लेती। तो ये जनरल नहीं आती, ये स्पेसिफिक बुद्धि में आती है। तो यही बात यहाँ पे कही गई। तो आंसर यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए टर्मन है, लेकिन स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत में आए तो ये पूछिएगा। गार्डनर ने जो है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है 8 प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया गया था, 8 प्रकार की विलक्षण योग्यताओं को इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का रूप दिया था, ठीक है। वही 8 प्रकार की कि व्यक्ति सिंगिंग में अच्छा होगा, मैथ की गणनाओं में अच्छा होगा, है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा होगा, है ना, बोलचाल में अच्छा होगा, दूसरों को प्रवचन जो देते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है कि घर में कौन सा डिज़ाइन क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी बातें समझ जाते हैं। तो ये कुछ प्रकार 8 प्रकार की बुद्धियों को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया। भाषा की बात करें, जो कवि लेखक होते हैं, है ना, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, सब चीज़ें जो है भाषाई बुद्धि के रूप में उसे डिफाइन करते हैं, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि का मैं ऑलरेडी जो है मेरा वीडियो है, आप उसको देखिएगा, उससे बेहतर कुछ नहीं, मैं कहता हूँ उससे बेहतर कुछ नहीं। उस वीडियो को आपने देख लिया तो समझ लो कि आपका बुद्धि के संबंध में कोई भी क्वेश्चन सही हो जाए, कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, वो गलत नहीं करोगे आप, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे। और मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन आपको 100% जो है देखने को मिलेंगे बुद्धि के संबंध में। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मैंने अभी डिफाइन किया है, स्पीयरमैन है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी सही जवाब है। मूल्यांकन की प्रकृति डैश डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश डैश होना चाहिए। सीटेट का 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मूल्यांकन जो होता है वो किस चीज का मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन का जो मूल्यांकन का भैया बच्चे की ग्रोथ का मूल्यांकन होता है। ये तभी तो मूल्यांकन किस चीज का मूल्यांकन होता है, बच्चे की ग्रोथ का। अब बच्चे की ग्रोथ का मूल्यांकन होगा तो वो प्रगतिशील होना चाहिए मूल्यांकन। तो यहां पे देखो गतिशील ऑप्शन है क्या, तो यहां पे पहले तो ये 2 काट दो, वस्तुनिष्ठ तो होने का कोई मतलब ही नहीं। तो यहां पे बच्चे का जो मूल्यांकन होता है वो गतिशील होना चाहिए, निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए, हर स्टेज में बच्चे के ग्रोथ का मूल्यांकन हो जाए। इसीलिए हम लोग स्कूलों में देखिए पेरेंट्स मीटिंग होती है, यूनिट टेस्ट कराए जाते हैं, ताकि बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीख पाए, हमें पता हो कि हर स्टेज में क्या बच्चा जो है कमी है। और मूल्यांकन कार्य डैश डैश होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो कार्य किए जा रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो मानकीकृत नहीं होने चाहिए, बल्कि वो प्रमाणिक होने चाहिए, ठीक है, उनको सिद्ध किया जा सके, ऐसा होना चाहिए कि भैया ये हमने इस आधार पे बच्चे का मूल्यांकन किया, ये मूल्यांकन है। ये मानक नहीं था मूल्यांकन का, ये है कि बच्चे का जो है भैया ये जो बच्चा कर रहा था ये गलत कर रहा था, ये गलत है तरीका, ऐसे करेगा तो ऐसे नहीं सीख पाएगा। तो ये प्रमाणिक होना चाहिए, आप उसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध करिए, तर्क के द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो सिद्ध करना होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी और यूनिक क्वेश्चन भी है।
एक टीचर जो है छात्रों को आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? तो बच्चे के अंदर इंटरनल मोटिवेशन बढ़ाना है। और इंटरनल मोटिवेशन बढ़ाएगा कैसे? तो बच्चे के अंदर इंटरनल अंदर से मोटिवेट हो तभी जब वो उसके जो कार्य होगा उसके इंटरेस्ट का होगा, उसके इंटरेस्ट उनके उसके रुचि का होगा, और उस इंटरेस्ट में वो आनंद लेगा। आनंद लेगा तो आनंद, इंटरेस्ट, ये शब्द याद रखिएगा। तो आंतरिक प्रेरणा, मुझे अंदर से प्रेरणा आ रही है। भाई एक बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपना होमवर्क कार्य करता है, फिर होमवर्क के बाद अपना पढ़ाई करता है, फिर वो खेलने चला जाता है, ये सारे कार्य करता है। एग्जाम आता है तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि वो पढ़ने लग जाता है। तो वो अंदर से मोटिवेटेड है, उसको कोई बोल नहीं रहा है, उसको उसी काम में आनंद आता है, मजा आता है। कुछ बच्चों को पढ़ाई में मजा आता है। अब जैसे मेरा एक दोस्त था, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम दे रहा था, तो मेरा एक जो रूममेट बना था जहां मैं रहता था, तो वो आईआईटी का पढ़ा हुआ था। भाई मैं बता नहीं सकता मतलब मैं मानता हूं कि आईआईटी के जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ तो यूनिक गुण होता है। अब वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, भगवान पता नहीं कैसे आता है, लेकिन जिस बच्चे के अंदर भी आईआईटी या ऐसे जैसे गुण होते हैं, पढ़ने वाले बहुत तेज होते हैं, उनके अंदर वो अलग ही टाइप के बंदे होते हैं यार। वो बहुत अच्छा दिमाग का था। मतलब आज वो जो है राजस्थान का था, राजस्थान का। तो आज उस समय वो 2 साल के बाद जो है डीवाईएसपी के जो है पद पे जो है सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, ये चीज़ें। और तब तक मेरा जो है सिर्फ केवल पीसीएस का प्री निकलता था। ठीक है, वो प्री भी निकलता था, और वो प्री मेंस सब निकाल के अपना बढ़िया से नौकरी भी कर रहा है। आज उसको 10 साल भी हो गए होंगे उस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो आंतरिक प्रेरणा से वो प्रेरित था। प्रेरित प्रेरित तो मैं भी था, लेकिन बस खैर जाने देते हैं उस बात को। तो यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर के, किसी सजा को नकारात्मक इनाम व पुरस्कार, सीखने का आनंद पैदा करके। आंसर हो गया ऑप्शन डी। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण का मतलब क्या होता है? समावेशीकरण को हम तोड़ेंगे तो सभी को समावेश करना, सभी को शामिल करना। सभी कौन है? तो सभी कौन है कि मतलब आपके आसपास जो भी दिखता है वो सबको अपने समावेश कर लेना, यही होता है समावेशीकरण। स्कूल में सभी प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, न्याय संगत रूप में पढ़ेंगे, सम्मानजनक रूप में पढ़ेंगे, सभी की जो है भागीदारी सुनिश्चित होगी। सभी के भागीदारी के लिए हम सभी को एकीकृत करेंगे, विविधताओं को हम महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं कि ये गरीब था इसलिए इसको भगा दो यहाँ से, ये दूसरी धर्म है, दूसरी जाति का है, इसको भगा दो, इसको यहाँ नहीं बैठने दो। तो ये चीजें नहीं होता। समावेशीकरण का यही मूल अर्थ होता है। तो अभिभावकों की भागीदारी करना होना, अलगाव या क्षमता निभा, या संवेदनशीलता। तो यहाँ समावेशीकरण की सफलता के लिए व्यक्ति के अंदर संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको बात बात पे भेद करना नहीं आना चाहिए। ना वो जाति में देखे, ना धर्म में देखे, ना आर्थिक रूप से देखे, ना वो लंबाई देखे, ना ऊंचाई देखे, ना किसी शारीरिक रूप से भेद करे। ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो संवेदनशील जब व्यक्ति होगा वो समावेशीकरण जो है को लेकर के चलेगा, सभी के साथ प्रेम न्याय संगत रूप से बात करेगा, सम्मानजनक व्यवहार करेगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है उच्च पाई जाती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया अगर हम बात करें, और जिज्ञासा, बच्चे जिज्ञासु कब नजर आते हैं? वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। और जिज्ञासु बच्चे सबसे ज्यादा क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। ये क्या हुआ पापा, वो क्या हुआ मम्मी, ये कैसा क्यों हुआ, अलग अलग जाने क्या क्या बकवास करते रहते हैं। तो ये जो होता है प्रश्न पूछने की उनके अंदर प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। जिज्ञासा, हर चीज़ उनको जाननी है। खिलौना तोड़ डालेंगे, कभी टायर निकाल देंगे, कुछ भी लेकर के आओ, खेलने पीलने के सब काट कूट तोड़ ताड़ के जो है धर देंगे एक जगह। तो समाजीकरण की अवस्था में बच्चे जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है उच्च दिखाई पड़ती है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो है स्टेज होती है। ठीक है, तो ये स्टेज जो होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था देखने को मिलती है। फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइड जो है सिद्धांत किसने दिया था? फ्लूइड मतलब तरल, और क्रिस्टल मतलब ठोस। तो तरल और ठोस का सिद्धांत कैटल ने दिया था।
इसमें आपको बस याद रखना है कि तरल सिद्धांत जो है अनुवांशिकीय होता है, अनुवांशिकीय जो है सिद्धांत से जुड़ा होता है। ठीक है, उम्र के साथ साथ जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इंटेलिजेंस जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस सिद्धांत है, तो कैटल ने दिया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अनुवांशिकी से जुड़ा कौन सा है, वो तरल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो फ्लूइड जो है सिद्धांत जो है इसमें इंटेलिजेंस कम होता जाएगा व्यक्ति के अंदर। ठीक है, इंटेलिजेंस क्षमता कम होती जाती है, ये हमें सबको पता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो फीडबैक शब्द होता है वो इसलिए कराया जाता है ताकि हम जान पाए। फीडबैक का मूल अर्थ होता है जानना। अब हमें को जानना है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। पेरेंट्स का फीडबैक भी लिया जाता है स्कूलों में कि भैया पेरेंट्स जो है बच्चों को ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और आप लोग रीड नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ त्रुटियों को जानना इसका मूल अर्थ होता है। दंड देना, परीक्षा लेना, परिणाम देना, ये इसका जो है शब्द नहीं है। ठीक है, शब्दकोश में नहीं आता। स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने जो है जो सिद्धांत दिया था ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का, वो किस प्राणी पे किया था ये प्रयोग? तो ये प्रयोग चूहा पे किया गया था। चूहा को एक चूहेदानी में बंद कर दिया, उसमें एक लीवर लगा दिया। ठीक है, वो लीवर लगा दिया मान लीजिए, या फिर कुछ भी और चीज, यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ इसके ऊपर रख दी, चूहा इसके ऊपर पड़ा, फिर उसने वो लीवर का जो है दबा दिया, या बटन ले लो कुछ भी दे दो, फिर वो दबा दिया उसने, वो लीवर खुल गया, बाहर आ गया। फिर से मान लीजिए चूहा को उसी में डाल दो, फिर से खाना फेंको, वैसे ही सेम चीज़ प्रक्रिया दोहराओ। ऐसे डे बाई डे समझ जाएगा चूहा कि ये साला लीवर दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है, और भाग जाओ बाहर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्वालीनता मतलब ऑटिज्म का भी बच्चा होता है, तो विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। कक्षा का वातावरण, तो देखिए स्वालीनता वाले ऑटिज्म, जो बच्चे को ऑटिज्म होता है वो थोड़ा सा सामाजिक नहीं होता है ना, चौंकता बहुत जल्दी है, चिड़चिड़ा होता है, किसी रंग को लेकर के, किसी कलर को लेकर के चिड़चिड़ा हो सकता है, पीला कलर, लाल कलर हो सकता है। किसी जानवर को लेकर के एकदम से हड़बड़िया सकता है, उसको डांट दो तो एकदम से जो है चौधिया जाएगा और अलग तरीके का हरकतें करने लगेगा, है ना। तो हमको लगेगा कि बेसिक जो है लोग सोचने लगते हैं यार ये तो पागल है, लौंडा बच्चा पागल है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो दृश्य संबंधी मदद और संकेत देना चाहिए ऐसे बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य दिखाने वाले ऑडियो और वीडियो की क्लास कराओ, है ना। ए फॉर एप्पल, अगर हम बेसिक की बात करें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब सिखाओ। उसमें बड़े से स्क्रीन टीवी में चालू कर दो, वाईफाई वाली टीवी होती है उसमें कर सकते हो। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। उत्तेजक नहीं होना चाहिए, शांत माहौल वाला जो होना चाहिए। ऐसा शोरगुल नहीं होना चाहिए, धमाका चले वहाँ पे तो वो बड़ा चिड़चिड़ा जाएगा, है ना। दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का बच्चे के साथ प्रयोग करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बच्चों के सीखने की गति जो है प्रभावित होती है, वो कब होती है? जब बच्चे की रुचि से और पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ मसला हो। तो भैया देखिए, जब सीखने की गति प्रभावित कैसे होगी? अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसकी सीखने की क्षमता भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है, कुछ नया होगा, तो उसकी सीखने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ होगी तो उसकी सीखने की गति बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पहले से जानता है वो सब चीज़ें। जैसे बच्चे को हम ABCD लिखा चुके हैं, वो जानता है। अब हम बच्चे को ABCD कर्सिव राइटिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो कर्सिव राइटिंग करा रहे हैं, मुझे कर्सिव राइटिंग लिखनी नहीं आती, ऐसा कुछ होगा। तो ये सर, तो अब सीखना उसके लिए आसान हो जाएगा, यही बात कहना चाहता हूं, ठीक। 10 वर्ष की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी टीचर क्या कर सकती है? तो उसे समस्या का समाधान दे दे, ये कर सकती है टीचर। उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहें, अगले क्वेश्चन पर जाने के लिए कहें।
कोशिश करते रहने के लिए उससे प्रोत्साहित करें और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें, मतलब थोड़ा सा सपोर्टिव सहयोग प्रदान करें, जिसे कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे बात हो रही है, स्कैफोल्डिंग शब्द का जो है यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, मतलब अस्थायी मदद की बात हो रही है। या फिर हम जेडपीडी को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का सुझाव है। हार्वर्ड गार्डनर ने पहले सिद्धांत दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का, जिसे हम कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके तहत जो है गार्डनर ने 8 प्रकार की विलक्षण योग्यताओं का जिक्र किया था, 8 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था। तो यहां पे वही चीज ध्यान रखनी है हमें, बस वही शब्द याद रखना है। तो बुद्धि समय के साथ बदलती है, इस चीज को डिफाइन किया है। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक जो है विरासत से मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिमत्ता जो है अकादमिक सफलता को सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन ए, बुद्धि समय के साथ बदलती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बच्चों में जो सहकर्मी ग्रुप होता है का प्रभाव अधिक रहता है। तो बच्चों में जो सहकर्मी ग्रुप का प्रभाव है वो पीयर ग्रुप जिसे कहते हैं, इसका प्रभाव अधिक होता है। तो ये किस ग्रुप में होता है? तो देखिए, ये जो पीयर ग्रुप वाला ग्रुप होता है ये किशोरावस्था में होता है। यहां पे बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हीरोइज्म वाला जो है होता है, हीरो होता है बच्चा, हीरो बनने का प्रयास करता है। तो हीरो बनने का प्रयास कब करेगा? जब उसके पास एक कुछ दोस्तों का ग्रुप होगा, पीयर ग्रुप्स होंगे। पीयर ग्रुप मतलब दोस्तों का, कुछ लोगों का ग्रुप होना, है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। कुछ बच्चे एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं, अरे मेरा भाई है तू, है ना, तू सब कर लेगा, यू आर अ वेरी डेंजरस भाऊ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये जो बात हो रही है ये किशोरावस्था को लेकर के हो रही है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो देखिए, बच्चों में क्रिएटिविटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों में अगर आप क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो अनुशासन बनाना है कि अधिक होमवर्क देना है, या फिर स्वतंत्रता और नवाचार के अवसर प्रदान करें। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर बच्चे को क्रिएटिविटी देनी है तो बच्चे को स्वयं से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसलिए स्कूलों में ऐसे एक्टिविटीज कराए जाते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा दिमाग के जोर दे। ऐसे क्वेश्चंस के डबल बाय दोनों हाथों से करने के लिए एक्शंस कराए जाते हैं। इससे ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, मानसिक जो डेवलपमेंट होते हैं बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे एक्टिविटी हमें करानी चाहिए। जैसे कि बच्चे से कहिए कि दोनों हाथ से लिखे, तो दोनों हाथ से क्या लिखे? कुछ भी नहीं, बस दोनों हाथ से ऐसे 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 आकृति बनाए, तो वो दोनों हाथों से ऐसे लेकर के बनाएगा, तो कंसंट्रेशन जो है बढ़ेगा इससे, ठीक है। धीरे धीरे वो लिखने भी लग जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, किस चीज में? तो यहां पे जो आंसर है देखिए कौन सा है, देखिए तीसरे का 30वां आंसर, 13 क्वेश्चन है। आंसर है यहां पे डी, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण दोनों के अलग थे। वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था जो है सामाजिक जो है सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इनका मानना था बच्चा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंतःक्रिया रूप से सीखता है। और पियाजे ने माना था कि बच्चा जो है जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा, स्टेजेस में बढ़ता जाएगा, 4 स्टेज में डिफाइन किया था। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो मैच्योर होता जाएगा, सीखने की उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी, ये सारा होगा, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता जाएगा। तो पियाजे ने भाषा से पहले विचार को महत्व दिया। विचार से पहले बाद में आता है भाषा, पियाजे ने कहा। वाइगोस्की ने कहा भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र हैं, और बाद में जब सामाजिक रूप से मिलने लगते हैं तो एक दूसरे के साथ जो है सहयोग के रूप में काम करते हैं। तो ये चीज है। तो उनके जो भाषा और चिंतन विचार के संबंध में जो दृष्टिकोण थे वो दोनों के अलग थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाता है। तो हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम LT ग्रेड के एग्जाम्स की तैयारी आपको करा रहे हैं, ठीक है। सीटेट का एग्जाम आपको करा ही रहे हैं।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट के संबंध में जो अभी एक न्यूज़ दी है, वो आपको पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 110 पेजेस की जो रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश की गई है, उसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए सीटेट जो है वो 2011 में आया था, आपको पता होगा। तो सीटेट 2011 में आया था, फिर जब सीटेट आया 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसी के साथ उन्होंने एस्टेट जो है इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि स्टेट वाले कैसे पीछे करेंगे कि भैया हम भी टेट कराएंगे, हम बच्चों को शिक्षक भर्ती टेट के माध्यम से देंगे, हर साल टेट कराएंगे, हर साल फिर सुपर टेट कराएंगे, फिर नौकरियां देंगे, ऐसे ऐसे जो है बनाया जाता है कहानी, क्योंकि उससे पैसे की उगाही होती है। ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद जो है आज के समय में क्या होगा कि आया है कि 5 साल से जिनकी कम की सर्विस बची हुई है, जैसे 60 में रिटायरमेंट है तो 56 वर्ष के हैं तो कम 5 साल से भी कम की सर्विस बची है, तो इनके लिए जो है टेट करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, जैसे वो 54 साल के हैं, 54 वर्ष की अवस्था में हैं, अभी उनके पास नौकरी के 6 साल बाकी हैं, तो उनको अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए टेट करना होगा। यहाँ पे नौकरी बचाने का मतलब नहीं होगा नौकरी नहीं जाएगी हाथ से, अब भाई नौकरी नहीं जाएगी लेकिन प्रमोशन आगे नहीं मिलेगा, तो खैर 6 साल में उसको क्या ही प्रमोशन होगा, वो अपने उसके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब टेट और सीटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आगे आने वाले समय में, और जल्द ही प्राइवेट स्कूलों में भी मैं आपको बता दूं कि जल्द ही सीटेट और टेट जो है अनिवार्य रूप से किया जा सकता है। भर्तियां भले ही आए या ना आए, लेकिन सीटेट और टेट जो है अनिवार्य हो गया है, ये आप जान ही गए होंगे। तो जब ये हो गया है तो अब आने वाले समय में सीटेट जो है हो सकता है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि सिलेबस इसका बदला जा सकता है, तो इसलिए इस बार सीटेट के दोनों पेपर आप निकाल लेना, बहुत फायदे में रहोगे। मैं बाद में आप मुझसे फिर यही कहोगे कि सर इतना भयंकर सिलेबस आ गया है कि अब तो मेरी तोते उड़ जा रहे हैं, पहले तो पास करना मुश्किल हो रहा था, अब तो बिल्कुल है मुश्किल हो गया है। हर एग्जाम के सिलेबस बदल चुके हैं धीरे धीरे, अब इसके भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ने टेट और सीटेट के संबंध में दिया है कि जो भी सर्विस कर रहे हैं उनको अभी टेट करना अनिवार्य रूप से किया गया है। 5 साल से कम बची है तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा है तो आपको टेट करना होगा, पास करना होगा। मतलब बेटा और बेटी, मम्मी और पापा सब जो है टेट निकालेंगे अगर टीचर हैं तो, नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब आने वाले समय में आपको सीटेट दोनों परीक्षा निकालनी होगी, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर आपको पेपर टू नहीं होगा, पीआरटी से आपका प्रमोशन हुआ तो जो है प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि पेपर 2 नहीं निकला, और एक बार नौकरी लगने के बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहीं तक हमारा वीडियो था, अभी समाप्त होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।